सॉल्ट, ना ऐसे ही बफर, देखो बफर में अब तुम एक तो बफर तो पढ़ोगे ही इस वाले पार्ट में कि बफर क्या होते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। दूसरा टाइट्रेशन भी इसमें काफी पूछ दिया जाता है, इंडिकेटर भी इसी में आ जाता है। तो ये सारी चीजें तुमको पता होनी चाहिए इसमें कि बफर कैसे सॉल्व करते हैं, कौन से बफर हैं, टाइट्रेशन कैसे कराया जाता है, इंडिकेटर्स कहाँ कौन से यूज होते हैं। तो इंडिकेटर में 2-4 इंडिकेटर की रेंज तो याद ही रखनी पड़ती है, बहुत पूछे आते हैं, फिनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज, लिटमस। तो ये तो ध्यान कर लो, ये तो मतलब पूछ ही दिए जाते हैं, हो सकता है क्वेश्चन आए तो उसमें डाल दे। मैं इसी पार्ट पे आ रहा हूं, फटाफट समराइज हो जाएगा। देखो बफर सॉल्यूशन में तुम्हें पता है कि ऐसे सॉल्यूशन को बफर बोलते हो जिसमें स्मॉल अमाउंट में अगर एसिड या बेस मिलाएं तो सॉल्यूशन पीएच में होने वाले चेंजेस को रजिस्ट करे। रजिस्ट करने का ही मतलब नहीं चेंज नहीं होगा, इसका मतलब ये जितना होना चाहिए नॉर्मल सॉल्यूशन में उसके रिस्पेक्ट में काफी कम चेंजेस आएंगे। तो ऐसा सॉल्यूशन है बफर। बफर 2 टाइप के होते हैं, मिक्स्ड और सिंपल। मिक्स्ड उसको बोलते हैं जब कई सारे सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद ऐसा सॉल्यूशन मिलता है, और सिंपल है उसको बोलते हैं जहां कोई अकेला कंपोनेंट ही काम कर रहा हो रजिस्ट करने का। अब मिक्स बफर भी तुम्हें पता है कि एसिडिक बफर और बेसिक बफर होते हैं, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। तो अगर कई सॉल्यूशन को मिक्स करने पे हमें सॉल्यूशन में फाइनली नजर आ रहा हो वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस, फाइनली नजर आ रहा हो वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस 1/10 से 10 की रेशियो की रेंज के अंदर, तो ऐसा सॉल्यूशन काम करता है एसिडिक बफर का। ठीक है ना, कई सारे सॉल्यूशन मिक्स किए, मिक्स करने के बाद फाइनली सॉल्यूशन में हमें वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस 1/10 से 10 के रेशियो रेंज में दिख रहा हो तो सॉल्यूशन एसिडिक बफर का काम करेगा। और इसी तरह अगर सॉल्यूशन में वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड मिल रहा हो 1/10 से 10 की रेंज में तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक बफर। जैसे देखो ये कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं एसिडिक बफर के। तो सॉल्यूशन में फाइनली वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस नहीं बनाता इस तरह का सॉल्यूशन। ठीक है, पीएच कैलकुलेशन की कोई नई इक्वेशन नहीं है। पीएच कैलकुलेशन में तुम देख रहे हो कि एक तरीके से इक्वेशन एचए के आयनाइजेशन की ही है। इसी इक्वेशन को नॉर्मल वीक एसिड की पीएच कैलकुलेशन में भी यूज कर लेते हो, इसी को यहाँ बफर में भी यूज करोगे। अब बफर में क्या होता है कि ये दोनों सॉल्यूशन में इतने होते हैं कि डिग्री इनकी निग्लिजिबल होती है, ना तो ये रिएक्शन उससे आगे जाती है, निग्लिजिबल आगे जाती, और ना ये पीछे जाता है हाइड्रोल सॉरी, ये दोनों सॉल्यूशन में इतने होते हैं कि डिग्री निग्लिजिबल रहे, इसके आयनाइजेशन की और इसकी हाइड्रोलाइसिस की, और वो रेंज होती है 1/10 से 10। अगर ये रेंज नहीं है, ठीक है ना, अगर ये रेंज नहीं है, मान लो HA 10 टाइम से ज्यादा है, तो उस केस में HA की डिग्री ऑफ आयनाइजेशन निग्लिजिबल नहीं होगी, या A-10 टाइम से ज्यादा है तो A- की डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस निग्लिजिबल नहीं होगी। तो इस रेंज में वो निग्लिजिबल होती है, यहाँ सॉल्यूशन बफर का काम करता है। तो डायरेक्ट तुम ये इक्वेशन यूज कर सकते हो, A-HA जितने दिख रहे हैं सॉल्यूशन में सीधा अप्लाई करो, आंसर निकालो, क्योंकि यहाँ डिग्री निग्लिजिबल है। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज हेंडरसन इक्वेशन। यही काम भाई बेसिक बफर के लिए। अब ये रजिस्ट कैसे करता है कि सॉल्यूशन में वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट है, तो अगर मान लो H+ ऐड कर रहे हो तो कॉन्जुगेट बेस वाला पार्ट उसको कंज्यूम कर लेगा, मान लो OH- ऐड कर रहे हो तो एसिड वाला पार्ट उसको कंज्यूम कर लेगा। तो कोई ना कोई H+OH को कंज्यूम करके उसकी वजह से जो इफेक्ट आना है, जो चेंज आना है, उसको रजिस्ट करता है। अब अगर मान लो बफर में एसिड ऐड करते हो तो तुमने ऊपर देखा बेस वाला पार्ट कंज्यूम करेगा, बेस ऐड करोगे तो एसिड वाला पार्ट कंज्यूम करेगा। तो जैसे एक एग्जांपल ये दे दिया मैंने तुम्हारे लिए कि HA और A- हैं,
और कंसंट्रेशन C1 C2 है, ये 1/10 से 10 की रेंज वाली है, और थोड़ा सा OH ऐड किया तो HA वाला पार्ट इस OH को कंज्यूम करेगा, ये बचा C1 माइनस C0, ये बन गया C2 प्लस C0। तो नई pH बफर की ये आ जाएगी। नई pH और पुरानी में थोड़ा सा ही डिफरेंस होगा, नेग्लिजिबल सा डिफरेंस होगा। इसी तरह एसिड ऐड करोगे तो एसिड से आने वाले H प्लस को ये बेस वाला पार्ट कंज्यूम करेगा और pH। तो ध्यान देना, अगर ज्यादा एसिड या बेस ऐड कर दोगे तब थोड़ी ना रजिस्ट कर पाएगा, केवल स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड बेस को ही रजिस्ट करता है। ये सॉल्व करने का ही तरीका है, कई बार एसिड ऐड करके पूछा जाता है, कई बार बेस ऐड करके पूछा जाता है क्वेश्चन। सिमिलर बेसिक बफर में भी है, सॉल्यूशन में वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड मिल रहा हो तो सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक बफर। देखो एग्जांपल्स लिखे बेसिक बफर के, सेम वैसे ही पीएच कैलकुलेशन, बट यहाँ पे पीएच की जगह पीओएच आता है सेम फार्मूले से, पीओएच इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट एसिड अपॉन बेस। ठीक है ना, सारा कुछ वैसे ही कैलकुलेशन, बफर एक्शन भी वैसे ही, एडिशन ऑफ एसिड बेस भी वैसे ही। अब तुम्हें मैं बताया कि रेंज अगर 1/10 से 10 होगी तभी ये बफर का काम करेगा, अदरवाइज बफर का काम नहीं करेगा। तो बफर की वर्किंग पीएच रेंज हम इसको बोलते हैं pKa-1 से pKa+1। दिस इज वर्किंग पीएच रेंज फॉर एसिडिक बफर, और बेसिक बफर के लिए ऐसे ही वर्किंग पीओएच रेंज हो जाएगी। एक टर्म यूज होता है बफर कैपेसिटी, हालांकि क्वेश्चन इस पे आया नहीं जेईई में अभी, एडवांस में अभी तक। बफर कैपेसिटी होता है किसी बफर सॉल्यूशन के पीएच चेंज को रजिस्ट करने की कैपेसिटी जब हम उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस मिलाएं। तो बफर कैपेसिटी को ऐसे डिफाइन करते हैं B/dpH। B यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड बेस एडेड टू 1 लीटर बफर, और dpH इनकी वजह से होने वाला pH चेंज। तो B/dpH दिस इज कॉल्ड बफर कैपेसिटी। जब भी कभी पूछ दिया जाए व्हाट इज बफर कैपेसिटी तो B/dpH। 1 लीटर बफर सॉल्यूशन में जितने एसिड या बेस के मोल ऐड कर रहे हो दैट इज नंबर B, और उसकी वजह से जो pH में चेंज हुआ दैट इज dpH। तो B/dpH ये बफर कैपेसिटी है। ठीक है, और ये मैक्सिमम कब होती है, जब कॉन्जुगेट बेस और एसिड का रेशियो 1 होता है। कॉन्जुगेट एसिड बेस जब 1:1 के रेशियो में होते हैं तो बफर सॉल्यूशन मैक्सिमम रेजिस्टिंग कैपेसिटी दिखाता है। पाई की वैल्यू उस केस में मैक्सिमम आती है जब ये रेशियो 1 होता है। ठीक है, फिर कई बार पूछ दिया जाता है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। तो बफर में अगर पानी मिलाओगे तो थोड़ा बहुत में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इनफाइनाइटली लार्ज मिला दोगे तो बफर का पीएच 7 को अप्रोच करने लगेगा। तो नॉर्मली क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान रखना है, पूछ कैसे रहे। अगर सिंपल पूछ रहे हैं कि बफर को डाइल्यूट करने पे पीएच क्या आएगी तो बोलो नो चेंज। लेकिन अगर दे दिया कि 1 लीटर बफर है उसमें 10⁵ लीटर वाटर मिला दिया तो बोलो भाई चेंज होगी। किधर जाएगी, वाटर की तरफ जाएगी, मतलब 7 की तरफ। 7 से ज्यादा है तो घट के 7 की तरफ, और कम है तो बढ़ के 7 की तरफ। ठीक है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं भाई, वीक ऑर्गेनिक एसिड्स बेस काम करते हैं इंडिकेटर का, जिनका आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड फॉर्म में अलग अलग कलर होता है, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं इंडिकेटर्स। अब यहाँ पे जो बात होती है वो बेसिकली एसिड बेस इंडिकेटर्स की होते तमाम तरीके के। तो इंडिकेटर का काम क्या है कि सॉल्यूशन में कलर चेंज करना। एसिड बेस के सॉल्यूशन होते हैं कलरलेस, इंडिकेटर का कुछ कलर हो सकता है। तो जब उसको डालते हैं सॉल्यूशन में तो इंडिकेटर जिस कलर का होता है सॉल्यूशन भी ओवरऑल उसी कलर का नजर आने लगता है, और जब इंडिकेटर अपना कलर बदलता है तो सॉल्यूशन का कलर भी हमें चेंज होता हुआ दिखने लगता है। ठीक है भाई, बहुत जल्दी आए, चलो ठीक है। अब इसमें बफर इंडिकेटर में भी कुछ है नहीं ज्यादा, सिंपल देख सकते हो कि जैसे एसिड सॉल्यूशन में डालोगे इंडिकेटर को तो एसिड में H+ ज्यादा होते हैं, और H+ ज्यादा होते हैं तो अगर ये इंडिकेटर है
इसमें H प्लस बढ़ा दोगे तो इसकी रिएक्शन ऑलमोस्ट बैक चली जाएगी कि नहीं। तो सॉल्यूशन में ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये निगलेक्ट हो जाएगा, और ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो जो इसका कलर है वही सॉल्यूशन का कलर दिखेगा। तो एसिड सॉल्यूशन में यहाँ पे कलर ए नज़र आएगा। और ये इंडिकेटर बेस में डालोगे तो बेस में OH आयन बहुत ज़्यादा होते हैं, और OH आयन बहुत ज़्यादा होते हैं तो OH आयन H प्लस को कंज्यूम कर लेंगे, और कंज्यूम करके रिएक्शन को आगे भेज देंगे, और रिएक्शन आगे चली जाएगी तो सॉल्यूशन में ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये बहुत कम, तो सॉल्यूशन का कलर भी नज़र आएगा। और इंडिकेटर क्योंकि वीक ऑर्गेनिक एसिड बेस है तो उनको सॉल्व करने के लिए इक्वेशन भी जस्ट वैसी ही होती है, कोई नई इक्वेशन नहीं है। तो ये इक्वेशन बेसिकली क्या बताती है, एक पर्टिकुलर रेशियो पर H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी होगी, या गिवन H प्लस आयन कंसंट्रेशन के लिए इनका रेशियो कितना होगा, वही रेशियो कलर डिसाइड करता है। रेशियो 1 से बड़ा है तो मतलब इसका कलर, रेशियो 1 से छोटा है तो फिर इसका कलर। ठीक है, तो यहाँ पे एक टर्म हम यूज करते हैं, ये इंडिकेटर के लिए फार्मूला है, सिंपल वीक एसिड इंडिकेटर है तो ये फार्मूला दिख रहा है तुम्हें। यहाँ पे क्या है कि पीएच सॉल्यूशन की इंडिकेटर नहीं डिसाइड करेगा, पीएच फिक्स होगी, उसके हिसाब से ये रेशियो एडजस्ट होगा, और रेशियो एडजस्ट होगा तो कलर नजर आएगा जैसे भी एडजस्टमेंट लेगा। अच्छा, इसमें भी ध्यान रखना कि इंडिकेटर में भी रेंज जो है इनकी वो 1/10 से 10 के बीच अगर है तो हमें कलर ऑब्जर्व नहीं होते कि कौन सा कलर ज्यादा है मिक्सचर में, लेकिन अगर 1/10 से छोटा है तो हमें ऑब्जर्व होगा कि कलर इसका वाला है, और 10 से बड़ा है तो हमें ऑब्जर्व होगा कि कलर बी है, क्योंकि आइस की जो सेंसिटिविटी होती है वो मिक्सचर में आइडेंटिफाई नहीं कर पाती अगर ये रेंज 1/10 से 10 के अंदर आ रही हो। तो 1/10 से नीचे हो या 10 से ऊपर हो तभी हमें कलर दिखता है कि कौन सा है ज्यादा, वरना हमें पता नहीं चलेगा ज्यादा कौन सा है। तो इसी को बोलते हैं इंडिकेटर की कलर ट्रांजिशन रेंज। ड्यूरिंग टाइट्रेशन जब इंडिकेटर इस रेंज को क्रॉस करता है तब हमें कलर चेंजेस ऑब्जर्व होते हैं। ठीक है ना, इससे नीचे है तो कलर है, इससे ऊपर है तो कलर भी, तो दिस इज कॉल्ड कलर ट्रांजिशन रेंज ऑफ इंडिकेटर। ये थ्योरेटिकल रेंज है बेसिकली, और एक्चुअल रेंज तुम्हें दी होगी टेबल में। किसी कलर का परसेंटेज निकालना है तो उस कलर वाले आयन का परसेंटेज देख लो, उसका परसेंटेज आ जाएगा। ये तो सब कर चुके हो। टाइट्रेशन भी ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तमाम चीजें। टाइट्रेशन कुछ नहीं है, बस एक सॉल्यूशन में दूसरा ऐड करके अननोन जो भी हो उसका पता लगाना, दैट इज कॉल्ड टाइट्रेशन। टाइट्रेशन में टर्म नंबर ऑफ इक्विवेलेंस पॉइंट भी यूज होता है। क्या होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस पॉइंट? जहां पे टाइट्रेशन कंप्लीट होता है उस पॉइंट को इक्विवेलेंस पॉइंट बोलते हैं। अब वो किसी पॉइंट पे पार्शियली कंप्लीट हो सकता है, फुली, तो कई स्टेजेस होती हैं कंप्लीशन की, तो हर स्टेजेस पर एक इक्विवेलेंस पॉइंट आता है। जितनी स्टेजेस होती हैं कंप्लीशन की उतने इक्विवेलेंस पॉइंट। जैसे HCl के केस में एक ही, H2CO3 के केस में दो, क्योंकि एक स्टेज होती है जब पहला H न्यूट्रलाइज होता है और दूसरी स्टेज होती है जब दूसरा H न्यूट्रलाइज होता है। H3PO4 के केस में 3 इक्विवेलेंस पॉइंट। एंड पॉइंट थ्योरेटिकली तो एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट सेम होते हैं थ्योरेटिकली, बट प्रैक्टिकली अलग होते हैं। इक्विवेलेंस पॉइंट हो गया थ्योरेटिकल जहां पे कंप्लीट रिएक्शन होगी, और एंड पॉइंट हो गया वो पॉइंट जहां में प्रैक्टिकली चेंज ऑफ कलर ऑब्जर्व होंगे। भाई हम डाल रहे हैं, ऐड कर रहे हैं सॉल्यूशन, तो जब हमें चेंज नजर आएगा कलर में तो उस पॉइंट को हम एंड पॉइंट बोलेंगे। तो इक्विवेलेंस और एंड पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है अगर हम देखें तो। थ्योरेटिकली दोनों सेम है, प्रैक्टिकली देखोगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तुम्हें ऑलरेडी पता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन ग्राफ, इसका ध्यान रखना। इक्विवेलेंस पॉइंट पे बिल्कुल वर्टिकल ग्राफ भागता है, दोनों अगर स्ट्रॉन्ग है तो ग्राफ इक्विवेलेंस पॉइंट पे वर्टिकल भागता है। कोई भी एक कंपोनेंट अगर वीक है तो वीक है अगर कोई भी एक कंपोनेंट, तो उस केस में ग्राफ वर्टिकल नहीं होगा, थोड़ा सा टिल्टेड हो जाएगा। एक कंपोनेंट अगर वीक है और दोनों ही वीक हैं, ये एक वीक है तब, और दोनों ही वीक है तो बहुत ज्यादा टिल्ट हो जाता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब टाइट्रेशन कंप्लीट हो रहा होता है, जब टाइट्रेशन कंप्लीट हो रहा होता है
तो उस कंडीशन में लास्ट ड्रॉप इन मतलब जो डालते हो टाइट्रेशन में ऊपर से बेस या एसिड की, उस लास्ट ड्रॉप में पीएच का सडन चेंज होता है काफी ज्यादा, और इस चेंज में क्या होता है कि इंडिकेटर जो ऐड किया उसकी कलर ट्रांजिशन रेंज को सॉल्यूशन का पीएच क्रॉस करके निकल जाता है, तो हमें कलर चेंज ऑब्जर्व होता है। तो बेसिकली अगर ध्यान दें तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के टाइट्रेशन के केस में ग्राफ बिल्कुल शार्पली मूव करता है। तो कोई भी इंडिकेटर डालो, सारे इंडिकेटर प्रॉपर इंडिकेशन देते हैं ऐसे केस में। लेकिन अगर कोई कंपोनेंट दोनों में वीक है, कोई भी एक कंपोनेंट, तो उस केस में ये ट्रांजिशन उतना शार्प नहीं होता। तो हमें ऐसे में क्या करना होता है कि सुटेबल इंडिकेटर टाइट्रेशन के लिए लेके रखना पड़ता है। अब सुटेबल कौन सा? सुटेबल इंडिकेटर ऐसा जिसकी कलर ट्रांजिशन रेंज के अंदर इक्विवेलेंस पॉइंट आ रहा हो टाइट्रेशन का, कलर ट्रांजिशन रेंज के अंदर टाइट्रेशन का इक्विवेलेंस पॉइंट आ रहा हो। और अगर दोनों ही वीक है इंडिकेटर तो इसमें कुछ भी डाल दो को वो इंडिकेट नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी रेंज में शार्पनेस बहुत ही कम होती है। तो अगर दोनों ही वीक हैं, वीक एसिड का वीक बेस से टाइट्रेशन करा रहे हो, तो कोई भी इंडिकेटर प्रॉपर इंडिकेशन नहीं देता, इसका ध्यान रखना। बाकी ये तो कैलकुलेशन है, करा ही लोगे। और एक इंडिकेटर की भाई ये टेबल ध्यान रखना, टेबल तुम्हारे पास जो भी बुकलेट्स वगैरह होंगी सब में दी होती है, लेकिन इसमें ये तीन तो मतलब याद कर लो, फिनोप्थलीन, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज। क्योंकि क्या हो रहा है, कई बार इंफॉर्मेशन क्वेश्चन डाल दिया जा रहा है इस रेंज को लेते हुए, तो मामला अटक जाता है फिर। ठीक है, आप भी मास्क लगाए हो? ओके गुड, ये बढ़िया बच्चे। तो आप चीजें ध्यान रखोगे, ठीक है ना भाई। तुम्हें इसके अलावा केस अगर देखो तो वीक एसिड का पीएच कैसे निकालते हैं, वीक बेस का कैसे निकालते हैं, वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्स करते हैं, तो बेसिक बेसिक केसेस हैं, उनको एक बार देख लेना। ठीक है ना, हम ये मतलब दिलवा देंगे पीडीएफ, टेंशन ना लो। टेलीग्राम पे डालना है ना, तो टेलीग्राम पे कहाँ डाल दें? हाँ अच्छा, मार्गदर्शन बैच पे, ठीक गुड, हम डाल देंगे उस पर ये पीडीएफ। वैसे लास्ट मोमेंट पे इनका फायदा नहीं, जो तुम्हारे नोट्स हैं जिनको तुम 10 बार पढ़ चुके हो उसी को 11 बार और कर लो। अच्छा पूरी एक कॉपी है, तो ये भी कॉपी है, वो तो हमने स्क्रॉल की है काम की चीज केवल। ठीक है ना, तो अब तुम्हें जहां जहां जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, क्वेश्चन जहां पे पूछा जा रहा है उन पॉइंट्स पे पूरा पता है एग्जैक्ट किस किस चीज पे कैसे पूछी जा रही, तो उसी फोकस के साथ काम करो, एग्जाम में तुम्हें वो चीज दिखेगी। क्योंकि मतलब काफी रिसर्च कर ली गई एग्जैक्टली पूछा कहाँ से जा रहा है, कहाँ से बिल्कुल नहीं पूछा जा रहा है, उसको लेते हुए। तो अब ये नहीं कि जो बिल्कुल नहीं पूछा जा रहा है लेकिन है टफ, उसी में तुम आराम से काम कर रहे हो 4-4 दिन तक। तो जो पूछा जा रहा है इंपॉर्टेंट है, उस पर ही काम करो, जो टफ है उसको साइड में रख के फार्मूले याद करो केवल उसके, बस। ठीक है ना, क्योंकि इतना टाइम नहीं कि सारी चीजें तुम कर पाओगे। तो बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग।